होल पीरियोडिक टेबल पीरियड में या ग्रुप के अंदर। ये कंटेंट्स हैं हमारे आज के लेक्चर के। इसमें हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे हम लोग, डोब्राइनर्स, टाइएड्स, न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स, लॉथरमायर्स एटॉमिक वॉल्यूम कर्व, मैनलीव्स पीरियोडिक टेबल जिसने बेस बना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। फिर कुछ टर्म्स हैं, शील्डिंग इफेक्ट, न्यूक्लियर चार्ज, शेल नंबर, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर हम लोग इन टर्म्स को डिस्कस करेंगे। फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ, एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इन सब के हम लोगों ने पीरियोडिक ट्रेंड्स को देखना है कि ये कैसे टूवर्ड्स लेफ्ट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कैसे चेंज होते हैं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम किस तरह से चेंज होते हैं। सबसे पहले डोब्राइनर्स टाइएड्स हैं। एक्चुअली डोब्राइनर्स ने एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज किया कि अगर दरमियान वाले एलिमेंट का मैस फर्स्ट और थर्ड के एवरेज के इक्वल है तो ये तीनों एलिमेंट्स एक ट्राइएड बनाते हैं, और इस ट्राइएड के अंदर सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। तो ईच ट्राइएड हैव consist of three elements which each triad consists of three elements, all would have the same properties, similar properties. तो लिथियम का मास 7 है, एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम 39 है, तो दरमियान वाले एलिमेंट सोडियम का मास जो है वो 39 + 7 डिवाइडेड बाई 2 एवरेज 23 के इक्वल आता है। तो डोब्राइनर एक ट्राइएड बन गया। इसी तरह के डिफरेंट ट्राइएड्स के फॉर्म में उसने एलिमेंट्स को शेयर क्लासिफाई कर दिया। न्यूलैंड्स ऑक्टेव, ऑक्टेव्स का मतलब ही 8, कंसिस्टिंग अप ऑफ 8। every eighth element actually repeats the properties of first element. This is called as law of octaves. तो उसने एलिमेंट्स को इस तरह से तरतीब दिया कि सपोज करें अगर लिथियम को पहला ले लें, बेरिलियम दूसरा, बोरोन तीसरा, कार्बन चौथा, नाइट्रोजन पांचवा, ऑक्सीजन छठा, फ्लोरीन सातवां और आठवां लिथियम के नीचे आएगा बिकॉज इट हैज़ द प्रॉपर्टी सिमिलर टू लिथियम। तो सो हर आठवां एलिमेंट, बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम आठवां बनता है, बोरोन के बाद एल्यूमिनियम आठवां बनता है, तो हर आठवें एलिमेंट पहले की प्रॉपर्टीज को दोहराता है। तो ये उसने न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स के नाम से इस लॉ को दिया या एक्सप्लेन किया। अब इसके बाद जब एलिमेंट्स की तादाद बढ़ी तो लॉथरमेयर्स एटॉमिक वॉल्यूम कर्व के नाम से, या लॉथरमेयर ने क्लासिफिकेशन इस तरह से की एलिमेंट्स की कि उसने एक साइड पर कोई फिजिकल प्रॉपर्टी ले ली और सेकंड साइड पर उसने एटॉमिक मास को लिया। तो एटॉमिक मास को अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर एटॉमिक वॉल्यूम को लेकर उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया। और वो कहता है कि जब मैं एटॉमिक मैसेज और किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज को अलोंग वाई एक्सिस पर लेके प्रॉपर्टीज को या एलिमेंट्स को अरेंज करता हूँ तो एलिमेंट्स एट द सिमिलर पोजीशन, सिमिलर टाइप ऑफ कर्व्स आर ऑब्टेन्ड। इन कर्व्स में जो एलिमेंट सिमिलर पोजीशंस पर, सेम पोजीशंस पर आते हैं उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं। जैसे देखें कर्व की पीक पर सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम आ रहे हैं, तो ये सारे अल्कली मेटल्स हैं, इनको हम लोग जानते हैं आजकल, इन सब की प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं, सेम है। इसी तरह से अगर हम लोग इसकी तरफ राइज कर रहे हैं, इस टॉप की तरफ, पीक की तरफ राइज कर रहे हैं, तो यहाँ हेलोजेंस आ रहे हैं, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ऑल दीज वुड हैव द सेम प्रॉपर्टीज। इसी तरह राइज करते हुए नियॉन आ रहा है, फॉरन सोडियम से पहले नियॉन आ रहा है, ऑर्गन आ रहा है, यहाँ क्रिप्टॉन है, तो दीज आर नोन एज जीरो ग्रुप एलिमेंट। तो जो एलिमेंट्स इसी तरह कर्व से ऊपरते हुए कैल्शियम, सट्रॉन्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सट्रॉन्शियम हैव द सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो जो एलिमेंट्स सिमिलर पोजीशंस पर आते हैं पीक्स में, दे हैव द सिमिलर प्रॉपर्टीज। इस तरह से लॉथरमायर एटॉमिक वॉल्यूम कर्व एक्सप्लेन होता है। अब इनमें से पॉसिबल एमसीक्यूज जो है वो इस तरह के आ सकते हैं कि हु क्लासिफाइड द एलिमेंट्स इन द ग्रुप ऑफ 3, तो ऑब्वियसली द नेम विल बी द डोब्राइनर। Similarly, physical properties drawn versus atomic masses giving periodic trends was explained by, ये आइडिया किसने दिया था? इट वाज लॉथरमायर। लॉथरमायर ने इस तरह से इसको एक्सप्लेन किया था। मैनलीज पीरियोडिक टेबल,
मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल जो है कहा जाता है कि इसने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बुनियाद रखी। ये बिल्कुल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तरह का पीरियोडिक टेबल था। इसके अंदर काफ़ी सारे एलिमेंट्स को उसने एक्सप्लेन किया था। इसका एक पीरियोडिक लॉ है, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। ही सेज दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब है कि अगर एटॉमिक मैसेज हम लोग बढ़ने के लिहाज से एलिमेंट्स को तरतीब दें तो सिमिलर इंटरवल्स के बाद एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज को दोहराते हैं। दिस विल बी कॉल्ड एज प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मैसेज। पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी का क्या मतलब है? प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स का चेंज होना, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज विद दैट ऑफ द एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज का तरतीब के साथ चेंज होना, दैट विल बी कॉल्ड एज पीरियोडिसिटी। इसको हम लोग पीरियोडिसिटी का नाम देते हैं। तो पीरियोडिसिटी repetition of the properties of the elements after equal interval will be called as periodicity. Defects, इसके पीरियोडिक टेबल में डिफेक्ट्स क्या थे? पहला, इट कैन नॉट असाइन द प्रॉपर प्लेसेस फॉर द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। यहाँ देखें जरा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जिंक है, कॉपर है, तो उसको पोटेशियम के साथ इसने रखा है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के साथ रखा है। ही कुड नॉट असाइन द डिफरेंट प्लेसेस और प्रॉपर प्लेसेस फॉर द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उसने अलग से एक ग्रुप 8 बनाकर इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स को रखा था, लेकिन वो पीरियोडिक टेबल में प्रॉपर प्लेसेस नहीं दे सका इसको। कुड नॉट असाइन प्लेस टू लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। ये लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को भी प्लेस नहीं दे सका। जैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को हम लोग नीचे पीरियोडिक टेबल के रखते हैं, तो ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कोई प्रॉपर प्लेस उनको नहीं मिली। सिमिलरली he deviated from his law। उसका लॉ था कि properties of the elements are the periodic function of their atomic masses। atomic masses का periodic function है। तो इस तरह क्या होना चाहिए था? एलिमेंट की प्रॉपर्टीज एटॉमिक मैसेज के बढ़ने के लिहाज से तरतीब दें। अब यहाँ देखें, ऑर्गन का एटॉमिक मैस कितना है? 40। पोटेशियम का कितना है? 39। तो पोटेशियम को पहले आना चाहिए, ऑर्गन को बाद में आना चाहिए। लेकिन अगर वो अपने लॉ के मुताबिक पोटेशियम को पहले लिखता है, ऑर्गन को बाद में लिखता है, तो क्या होगा? इनकी प्रॉपर्टीज अपने ग्रुप के साथ मैच नहीं करेंगे, तो वो सर्टेन पोजीशंस पर अपने इस लॉ से डेविएट कर जाता है। ये भी उसके डिफेक्ट एक निकला था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का। लेकिन इसने फिर बुनियाद रखी आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। बाद में मूजले इज अ साइंटिस्ट जिसने एक्सरेज डिस्कवर होने के बाद एटॉमिक नंबर फाइंड आउट किए, और उसने साबित किया एक्चुअली कि एटॉमिक नंबर्स आर एक्चुअली द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स विच आर बेसिक प्रॉपर्टीज। और ये एटॉमिक नंबर्स वो प्रॉपर्टी हैं जो एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को इफेक्ट करते हैं। तो सो एटॉमिक नंबर की बेस पर जब एलिमेंट्स को एक्सप्लेन किया गया तो उसने अपना एक पीरियोडिक लॉ डिफरेंट दिया। इट वाज डिफरेंट देन दैट ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। मूजले ने स्टेट किया कि एलिमेंट्स, properties of the elements depend upon atomic numbers, not atomic masses. And he says that the properties of the elements are the periodic function of their atomic numbers, not the atomic masses. Now the elements were arranged in ascending order of their atomic numbers, not atomic masses। एटॉमिक नंबर्स के असेंडिंग ऑर्डर के लिहाज से उनको तरतीब दिया जाना शुरू किया गया। ये पीरियोडिक टेबल बना। इट कंसिस्ट ऑफ 18 ग्रुप्स, ग्रुप 1 2 अप टू 18 हीलियम नियॉन, इनको नोबल गैसेस बोला जाता है। फर्स्ट वन ग्रुप बन गया आपका अल्कली मेटल्स का। ये 2 3 टोटल 18 ग्रुप्स पर मुश्तमिल है। लेंथेनाइड्स को आफ्टर लेंथेनम नीचे 14 एलिमेंट्स को निकाला गया, और एक्टिनम के एक्टिनाइड्स को। ये बहुत ज़बरदस्त है। आप अगर उसको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लें, एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 2 ग्रुप एस ब्लॉक कहलाते हैं। पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 6 ग्रुप्स हैं जिनको पी ब्लॉक का नाम दिया जाता है। डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो ये 10 ग्रुप हैं जो डी ब्लॉक कहलाते हैं। और एफ ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो ये एफ ब्लॉक बनता है आपका। इसके अंदर 14 वर्टिकल एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के लिहाज से उतने उतने जितने इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम आते हैं, उतने ही उसी तरह से हम लोग इनके ब्लॉक्स के अंदर एलिमेंट्स को लेते हैं। ये ऊपर कुछ एमसीक्यूज के लिए हिंट्स दिए हुए हैं। लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये 6 पीरियड है जिसमें 32 एलिमेंट्स हैं, 2 एस वाले
10 डी ब्लॉक वाले, 6 ये, तो 14 ये वाले एलिमेंट्स जो लेंथनम के बाद हैं, ये सारे इंक्लूड करें तो टोटल 32 एलिमेंट्स हमारे पास बनते हैं, तो 6 पीरियड। इसी तरह मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज अरेंज्ड बाय, हम लोगों ने अभी नाम लिया कि मूजले ने इसकी बेस रखी थी। Now it is established that the properties of the elements are the periodic function of their, नीचे एमसीक्यूज में अगर आपके पास ऑप्शन हो एटॉमिक मैसेज, एटॉमिक नंबर्स, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक वॉल्यूम एक्सेट्रा, तो कौन कौन सा आप उसको क्लिक करेंगे, तो एटॉमिक नंबर पर हम लोगों ने डिपेंड किया होगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनके लिहाज से डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो हैं वो पीरियोडिक टेबल के अंदर चेंज होती हैं, लाइक शील्डिंग इफेक्ट, the decrease in the force of attraction of nucleus on outer shell electrons due to inner electrons present between outer shell and nucleus। ये न्यूक्लियस है, ये आउटर शेल इलेक्ट्रॉन है, तो उनके दरमियान ये जो रेड कलर से हमने शो किए हुए हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, दे ऑफर्स द शील्डिंग इफेक्ट। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे दो मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो अगर उनके दरमियान पेपर हो तो उनका वे ऑफ अट्रैक्शन और होगा, दीवार हो तो उनका वे ऑफ अट्रैक्शन और होगा, उनके दरमियान स्पेस हो तो उनका वे ऑफ अट्रैक्शन और होगा, आयरन रख दें तो उनका वे ऑफ अट्रैक्शन और होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के गिर्द एक शील्ड बना देते हैं जो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम कर देती है। तो इस शील्ड के बनने की वजह से न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर शेल इलेक्ट्रॉन पर कम हो जाने पर क्या होगा, शील्डिंग इफेक्ट, जितने ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते जाएंगे इनर शेल इलेक्ट्रॉन, उतना शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता चला जाएगा। और शील्डिंग इफेक्ट का इंक्रीज या डिक्रीज होना ये प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स को डेफिनेटली अफेक्ट करता है। न्यूक्लियर चार्ज एक्चुअली टर्म यूज़ की जाती है न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने ज़्यादा होंगे न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा, और न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है। शेल नंबर सिंपल सी टर्म है नंबर ऑफ शेल्स के लिए, ये जो एलिमेंट शोन है इसके अंदर 3 शेल्स हैं, तो नंबर ऑफ शेल्स के लिए हम लोग शेल नंबर टर्म यूज करते हैं। फॉर विच शील्डिंग इफेक्ट विल बी मैक्सिमम, अगर नीचे आपको एलिमेंट के ऑप्शन दिए हुए हैं सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, तो इनमें से सब में से शील्डिंग इफेक्ट किसके लिए मैक्सिमम है तो आपको पता होना चाहिए। Force of attraction between nucleus and outer electron increases in the periodic table, increases in a period due to the increase। अगर पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस और आउटर शेल इलेक्ट्रॉन कैसे इंक्रीज या डिक्रीज होती है और किस फैक्टर की वजह से होती है। तो नीचे 3-4 फैक्टर्स अगर गिवन हो तो हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज की वजह से, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है लेफ्ट टू राइट, इस वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से अट्रैक्शन बढ़ जाती है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आउटर शेल इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इंक्रीजेस। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज कुछ जिनके ट्रेंड्स को हम लोगों ने डिस्कस करना है, तो ट्रेंड्स को हम लोग आखिरी स्लाइड में डिस्कस करते हैं, अगली स्लाइड में। यहाँ है इनकी डेफिनेशन, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन विल बी कॉल्ड एज एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। और इसकी यूनिट ली जाती है, कोई भी जो लेंथ की यूनिट है वो इसकी यूनिट ली जाती है, लाइक पिकोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम एक्सेट्रा। These are the units for the atomic size or atomic radius. Ionization energy, it is the amount of energy required to remove outermost electron from an isolated gaseous atom। मतलब पहले एटम को गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो नहीं इंक्लूड होगी। जब वो गैशियस फॉर्म में चला गया तब आप जो एनर्जी देते हैं आउटर शेल इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, दैट विल बी कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी, किलोजोल पर मोल में ली जाती है। ये नीचे वाले तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू ज़्यादा होती है, यानी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू से ज़्यादा है, और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू फर्दर हायर है। इट इज़ एन इंडेक्स ऑफ मेटेलिक करेक्टर, जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी उतना मेटेलिक करेक्टर बढ़ता चला जाएगा। इट गिव्स एन आइडिया ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडिया ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या मतलब है। अगर हम लोग सोडियम की बात करें तो सोडियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, इसकी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा होने का मतलब जंप आ गया, इट मीन सेकंड आयोनाइजेशन विल नॉट बी पॉसिबल इन केस ऑफ सोडियम। अगर सोडियम में सेकंड आयोनाइजेशन पॉसिबल नहीं है
इसका मतलब है सोडियम कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, +1। इसी तरह मैग्नीशियम की बात करें, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कम, सेकंड ज़्यादा, थर्ड बहुत ज़्यादा। जब थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब है थर्ड आयोनाइजेशन विल नॉट बी पॉसिबल इन केस ऑफ मैग्नीशियम। तो जहाँ जंप आ जाएगा यानी आयोनाइजेशन एनर्जी का गैप प्रीवियस से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो जंप आने पर वो आयोनाइजेशन पॉसिबल नहीं रहेगी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू, यहाँ इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे हम लोग एनर्जी प्रोवाइड करके, यहाँ इलेक्ट्रॉन अगर ऐड होता है आउटर मोस्ट शेल में तो एनर्जी इवॉल्व होती है। फर्स्ट आयोनाइज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू हमेशा एक्सोथर्मिक होती है, यानी उसमें एनर्जी इवॉल्व होती है, नेगेटिव में ली जाती है। लेकिन हायर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज जो हैं वो पॉजिटिव बन जाती हैं, यानी अगर तो आपने ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है पहला, तो एनर्जी इवॉल्व होगी क्योंकि अट्रैक्शन प्रोड्यूस होती है। लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो वो जो पहले इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीजन एटम के अंदर वो उसको रिपेल करता है नए आने वाले इलेक्ट्रॉन को। सो यू वुड रिक्वायर द एनर्जी टू ऐड द सेकेंड इलेक्ट्रॉन, और सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू जो है वो क्या होगी, दैट वुड बिकम पॉजिटिव, वो रिक्वायर्ड होगी, एंडोथर्मिक होगा। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू विल बी एक्सोथर्मिक। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, it is the tendency of an atom to attract the shared pair of electron। शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हर एटम अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो उसकी टेंडेंसी शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, उसको हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नाम देते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट स्केल से कंपैरिजन मेथड से निकाली जाती है, जैसे पॉलिंग स्केल से, या एक सेकंड वन एलन स्केल है। इस तरह के 4-5 स्केल हैं, लेकिन ज़्यादातर जो मशहूर है या इम्पोर्टेंटली हम लोग यूज़ करते हैं वो पॉलिंग स्केल है। तो पॉलिंग स्केल से हम लोग कंपैरिजन मेथड से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू निकालते हैं। पूरे पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ली जाती है, हम लोग 4 लेते हैं। अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल इट इज़ 3.98 एंड अकॉर्डिंग टू एलन स्केल इट इज़ टेकन टू बी 4.193। और सीजियम की सबसे कम ली जाती है, ये पॉलिंग स्केल के 0.7 है और एलन स्केल में इट इज़ टेकन टू बी इक्वल टू 0.659। इसी तरह मेल्टिंग पॉइंट आप जानते हैं क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, मेटेलिक करेक्टर। मेटेलिक करेक्टर एक्चुअली लिया जाता है किसी भी एटम की एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन कितनी है, तो उसको हम लोग मेटेलिक करेक्टर का नाम देंगे। एसिडिटी एंड बेसिसिटी, ये लेवस कंसेप्ट से हम लोग डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू लेवस, इलेक्ट्रॉन डोनर्स आर कॉल्ड एज बेसिस, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स आर कॉल्ड एज एसिड। तो हम लोग इन सब के ट्रेंड्स भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ देखें तो एक क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट इफ डिफरेंट आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज आर गिवन। सपोज करें आपको आयोनाइजेशन एनर्जी 1 दी हुई है, 2 दी हुई है, 3 दी हुई है, और आपसे पूछा जाए कि आप बताएं जी कि एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, तो आपको पता होना चाहिए। इसी तरह इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज इस रिएक्शन के लिए O-1 + 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू O-2, तो इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, एक्सोथर्मिक होगी, एंडोथर्मिक होगी। ये नीचे ऑप्शन हो तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, ये मैंने स्केच किया है कुछ प्रॉपर्टीज को कि वो कैसे वेरी करती हैं, लेफ्ट टू राइट कैसे उनमें फर्क आता है, टॉप टू बॉटम कैसे आता है, और वो फिजिकल प्रॉपर्टीज को कैसे इफेक्ट करते हैं। न्यूक्लियर चार्ज है, सबसे पहले हमने अभी बोला कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। तो अगर पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करें हम लोग, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। ये जो एरो साइन ऊपर की तरफ है इसका मतलब बढ़ना, और जो ऊपर डैश लगाई हो इसका मतलब इट रिमेन कांस्टेंट, इसमें फर्क नहीं आता। क्योंकि लेफ्ट टू राइट पीरियड नंबर सेम रहता है, तो शील्डिंग इफेक्ट यानी इनर इलेक्ट्रॉन भी सेम रहेंगे, शील्डिंग इफेक्ट सेम रहेगा, शेल नंबर सेम रहेगा। सिर्फ न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना ऐसी प्रॉपर्टी है जो तमाम फिजिकल प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करेगी। जाहिर है न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ रहा है इसका मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एफ ए स्टैंड्स फॉर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर शेल इलेक्ट्रॉन। तो जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बाय द न्यूक्लियस ऑन द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन बढ़ती जाएंगी। जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगी तो इट विल बिकम, एटॉमिक साइज वुड बिकम लोअर, एटॉमिक साइज कम हो जाएगा। न्यूक्लियस और आउटर शेल इलेक्ट्रॉन के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से एटॉमिक साइज कम होगा। जब एटॉमिक साइज कम होगा, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही हैं, तो इट वुड बिकम डिफिकल्ट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन,
इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट हो जाएगा, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू बढ़ेगी। जितना न्यूक्लियस के साथ आने वाले इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि अट्रैक्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन ही ऐसे किया हमने, इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू भी लेफ्ट टू राइट बढ़ेगी। मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होगा। मेटेलिक करेक्टर क्या है? एबिलिटी टू गिव इलेक्ट्रॉन। तो एबिलिटी टू गिव इलेक्ट्रॉन वुड डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्यों डिक्रीज होगी? बिकॉज लेफ्ट टू राइट फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही हैं। जब फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही हैं तो एबिलिटी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली कम होती जाएगी, तो मेटेलिक करेक्टर कम होगा। एसिडिटी बढ़ेगी। एसिडिटी क्या चीज़ है? हमने अभी बोला है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स आर कॉल्ड एज गुड एसिड। तो अट्रैक्शन चूंकि बढ़ रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट अट्रैक्शन बढ़ने से एसिडिटी इंक्रीज करेगी, यानी ये वाले एलिमेंट्स जो हैं दे विल बी द गुड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और ये वाले एलिमेंट्स जो हैं दे विल बी द गुड इलेक्ट्रॉन डोनर। इसका मतलब है यहाँ पर एसिडिटी मिनिमम है, इनका बेसिक करेक्टर ज़्यादा है, और इन एलिमेंट्स का एसिडिक करेक्टर ज़्यादा होगा। इसी तरह टॉप टू बॉटम अगर बात करें तो शेल नंबर बढ़ता है। इसमें एक शेल है, सेकंड पीरियड में 2 शेल हैं, थर्ड पीरियड में 3 शेल हो जाते हैं। इसी तरह शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता है। शेल नंबर बढ़ते जाएंगे तो जाहिर है आउटर शेल इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते जाएंगे, इनर इलेक्ट्रॉन, तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज टॉप टू बॉटम में ज़्यादा रोल प्ले नहीं करता। तो ये दोनों हैं जो सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। जब शेल नंबर बढ़ेगा ऑटोमेटिकली एटॉमिक साइज बढ़ जाएगा। शेल नंबर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर शेल इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। अब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएंगी, इसको ध्यान में रखें, तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज भी कम हो जाएंगी, मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा और एसिडिटी कम होती जाएगी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इस तरह जब ये सारी वैल्यूज चेंज होगी फ्रॉम टॉप टू बॉटम डिपेंडिंग अपॉन द शेल नंबर। एक और प्रॉपर्टी है पीरियोडिक टेबल को आप लोगों ने ध्यान में रखते हुए कि ये बहुत मैजिकल है। लाइक फर्स्ट पीरियड जो है इसमें 2 एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। इसी तरह अगर सेकंड पीरियड की बात करें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं 2 और 6, ये 8। इसी तरह थर्ड पीरियड में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 हैं, 18, 18, देन 32, देन 28। अब देखें, अगर आपको फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता है 1, अगले का एटॉमिक नंबर कितना होना है? 1 + 2 3। नेक्स्ट का एटॉमिक नंबर कितना होना है? 3 + 8 11। अगले का एटॉमिक नंबर कितना होना है? 11 + 8 19, 19 + 18 37, 37 + 18 55, और 55 + 32 87। सो अगर हमें ये याद है कि एलिमेंट्स में एक पीरियड के अंदर रो में कितने एलिमेंट्स हैं, तो हम लोग पहले एलिमेंट से आखिरी तक सबके एटॉमिक नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और क्लासिफिकेशन है पीरियोडिक टेबल बनाते हुए, 1A 2A रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स को ए से रिप्रेजेंट करते हैं और ट्रांजिशन एलिमेंट्स को ग्रुप बी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक ये क्लासिफिकेशन एग्जिस्ट करती है। दूसरी है कि सारे एलिमेंट्स को ग्रुप 1 2 3 4 5 6, आजकल ये ज़्यादा प्रिवेलिंग है 13 और टोटल 18 तक। तो इसका मतलब है अगर ये 4A है, एक कार्बन फैमिली है, यहाँ कार्बन है, यहाँ सिलिकॉन है, तो कार्बन फैमिली का ग्रुप नंबर 4A भी है, और कहीं पर अगर ग्रुप नंबर 14 लिखा हो तो भी कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने, इसका मतलब कार्बन फैमिली है। तो ये 2 तरह की क्लासिफिकेशन चलती है, अप टू 1 to 18 ग्रुप नंबर भी चलते हैं, 1A 2A अप टू 8A, और फिर इसी तरह से 1B 2B और 8B तक। तो टोटल 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल पर। हम जानते हैं हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करें तो अप टू ग्रुप 4A नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते जाते हैं। जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बढ़ती जाएगी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाएंगे। 4A के बाद अचानक क्या होगा?
नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कम होना शुरू हो जाएंगे। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कम होने से इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करना शुरू हो जाएंगे। नॉन मेटल में मेल्टिंग पॉइंट ऊपर से नीचे बढ़ते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते हैं। मेटल में यूजली टॉप टू बॉटम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होते जाते हैं। अच्छा, ये याद रखना आपने, हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल। अगर ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, लाइक पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो अगर उसमें 3 है या टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, 3 या टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, तो हाफ फिल्ड या कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होती हैं। जब हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल हैं तो वो अनोमलस बिहेवियर शो करती हैं, वो डिफरेंट बिहेवियर शो करती हैं। तो डिफरेंट बिहेवियर शो करने की वजह उनकी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। अगर ये 2a के एलिमेंट देखें आप, तो इनकी आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ns2, यानी s ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है। इसी तरह ये 5a के एलिमेंट लें, नाइट्रोजन, फास्फोरस, एक्सेट्रा, इनके आउटर शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है np3, यानी p ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है। तो जब भी आप ट्रेंड लेंगे मेल्टिंग पॉइंट का, बॉइलिंग पॉइंट का, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का, तो ये एबनॉर्मली हाई वैल्यूज ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी शो करेंगे। ये एबनॉर्मली हाई वैल्यूज ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी शो करेंगे। तो इन सब की हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स होने की वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस वैल्यूज या जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं हम लोग डिस्कस करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, उनके लिए इनके ट्रेंड जो हैं वो डिफरेंट हो जाएंगे, नॉर्मलस ट्रेंड शो करेंगे, नॉर्मलस बिहेवियर शो करेंगे। फ्लोरीन अपने बाकी ग्रुप मेंबर के लिहाज से नॉर्मलस बिहेवियर शो करता है, क्योंकि फ्लोरीन की चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। इसी तरह कंसेप्ट ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस कंसेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे तमाम आइंस या ऐसे तमाम एटम जिनकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, दे आर कंसिडर टू बी हार्ड। जिनकी चार्ज डेंसिटी कम है उनको हम लोग सॉफ्ट कंसिडर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसी ग्रुप में ऊपर से नीचे चलें, लिथियम आइन, उसके बाद सोडियम, पोटेशियम एट्सेट्रा, तो नीचे जाते जाते साइज बढ़ता जाता है, चार्ज टू साइज रेशियो कम होती जाती है। तो ऊपर वाले हार्ड हैं तो नीचे वाले सॉफ्ट आइन बनते जाते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एट्सेट्रा, बेरिलियम जो है उसकी वो हार्ड आइन बनाते हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम नीचे जैसे मूव करेंगे सॉफ्ट आइन बनते जाएंगे। तो जितना साइज बढ़ता जाएगा आइन का वो सॉफ्ट आइन बनते जाएंगे, जितना उनका चार्ज बढ़ेगा दे विल बी हार्ड आइन। तो हार्ड और सॉफ्ट का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज। अब कंपाउंड की प्रॉपर्टीज के ट्रेंड्स भी इसी पर डिपेंड करेंगे, सॉफ्टनेस और हार्डनेस पर। अपने ध्यान में रखना है कि हार्ड हार्ड के साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग करता है, उसकी लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होंगी। सॉफ्ट सॉफ्ट के साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग करता है और उसकी लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होगी। यानी अगर ऑक्साइड्स हैं, अगर हम ऑक्साइड्स की बात करते हैं, तो ऊपर वाले एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स की लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होगी, सॉल्युबिलिटी कम होगी। लेकिन नीचे वाले एलिमेंट्स के ऑक्साइड की लेटेस्ट एनर्जी कम होगी, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर हम लोग सल्फेट्स की बात करते हैं, तो सल्फेट चूंकि सॉफ्ट आइन है, सॉफ्ट एन आइन है, उसके साथ ऊपर वाले वीक कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ऊपर वालों की लेटेस्ट एनर्जी कम होगी, नीचे वालों की लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होती जाएगी। तो लेटेस्ट एनर्जी जब ज़्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। तो जिस साइड पर लेटेस्ट एनर्जी बढ़ेगी सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। कंपाउंड्स में सल्फेट्स, नाइट्रेट, कार्बोनेट्स, इनमें से आपने पहले चेक करना है कौन सा सॉफ्ट है कौन सा हार्ड है, फिर कौन से आइन के साथ वो सॉफ्ट के साथ मिलता है, हार्ड के साथ मिलता है। सॉफ्ट सॉफ्ट के साथ ज़्यादा लेटेस्ट एनर्जी रखते हैं, हार्ड हार्ड के साथ ज़्यादा लेटेस्ट एनर्जी रखते हैं। लेकिन जब भी हार्ड और सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन आएगा तो सॉल्युबिलिटी या लेटेस्ट एनर्जी कम हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। आपने ट्रेंड को इसी तरह याद रखना है। जैसे अभी हमने बोला ऑक्साइड की लेटेस्ट एनर्जी डाउनवर्ड डिक्रीज होती है, सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। हाइड्रोक्साइड की लेटेस्ट एनर्जी इसी तरह से इसके ऊपर डिपेंड करेगी। सल्फेट की लेटेस्ट एनर्जी, सल्फेट क्या है, सॉफ्ट आइन, तो ऊपर वाले सल्फेट्स की लेटेस्ट एनर्जी कम होगी लेकिन नीचे वाले की बढ़ जाएगी, यानी सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी ऊपर से नीचे कम होती जाएगी। तो इनके मुताबिक आपने सल्फेट्स, कार्बोनेट्स, नाइट्रेट्स वगैरह की प्रॉपर्टीज को याद रखना। नेक्स्ट, ये कुछ एमसीक्यूज के लिए हिंट्स हैं।
इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू विल बी मैक्सिमम फॉर, नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं हेलोजेंस के, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो उनमें से आपने, वैसे तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ट्रेंड क्या है, ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होती जाती है, तो लेकिन क्लोरीन की फ्लोरीन से ज़्यादा है, तो क्लोरीन आएगा आंसर, फ्लोरीन नहीं लिखना। इसी तरह इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विल बी मैक्सिमम फॉर, नीचे एल्यूमिनियम एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है। तो इनके ट्रेंड्स में हम लोग जानते हैं कि जिनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो उनकी कंडक्टिविटी बढ़ती जाती है। विच आइन हैज़ मैक्सिमम हार्डनेस, अब हार्डनेस टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट भी देख सकते हैं, सोडियम आइन बनता है, मैग्नीशियम आइन बनता है, एल्यूमिनियम आइन बनता है। तो एल्यूमिनियम आइन जो है वो सबसे ज़्यादा हार्ड होगा क्योंकि उसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, मैग्नीशियम कम, सोडियम तीसरे नंबर पर सबसे कम। और अगर ऊपर से नीचे देखें, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो ऊपर वाला क्या होगा, ज़्यादा हार्ड, नीचे वाला सॉफ्ट होता जाएगा। ट्रेंड्स ऑफ सोलोबिलिटीज, अगर सल्फेट्स दिए हुए सपोज करें, वो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम सल्फेट देता है, तो सबसे ज़्यादा सोलोबिलिटी किसकी होगी, सबसे ऊपर वाले की। कार्बोनेट्स में भी इसी तरह से सबसे ऊपर वाले की। ऑक्साइड्स में सोलोबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, सबसे नीचे वाले की। हाइड्रोक्साइड में भी नीचे जाते हुए सोलोबिलिटी बढ़ती जाएगी, ऊपर वालों की कम होगी। फिर विच वन ऑक्साइड हैज़ मैक्सिमम एसिडिक करेक्टर, ये डिपेंडिंग अपॉन पोजीशन हो सकता है, जो लेफ्ट पर हैं वो बेसिक होते हैं, लाइक सोडियम ऑक्साइड ज़्यादा बेसिक, मैग्नीशियम ऑक्साइड लेस बेसिक, और मैग्नीशियम से आगे एल्यूमिनियम की तरफ चलें और लेस बेसिक, कार्बन वाले एसिडिक हो जाएंगे और लेस बेसिक। टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम अगर देखें तो ऊपर वाला बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, नीचे वाले ऑक्साइड ज़्यादा बेसिक होते जाएंगे क्योंकि नीचे मेटल ज़्यादा अच्छी हैं। डिपेंडिंग ऑक्सीडेशन स्टेट, ये Mn2O3, MnO2, K2MnO4, KMnO4, यहाँ जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा मैंगनीज पर, यहाँ +3 है, यहाँ +4 है, इधर +6 है, इधर +7, जितना प्लस साइज चार्ज बढ़ता जाएगा, प्लस चार्ज बढ़ने का क्या मतलब है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने का मतलब है एबिलिटी टू टेक इलेक्ट्रॉन बढ़ती जाएगी, तो एबिलिटी टू टेक इलेक्ट्रॉन बढ़ने का मतलब है एसिडिक बिहेवियर बढ़ता जाएगा, ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, ये सबसे लेस एसिडिक होगा, या ये सबसे कम बेसिक होगा, ये सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। उसके बाद ट्रेंड्स ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे आर जस्ट लाइक दैट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कि जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ेगी, जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में कम होते जाएंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होगी, ऐसे ही मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम या ज़्यादा होते जाएंगे। कंडक्टेंस के ट्रेंड्स भी हम लोगों ने डिस्कस किए, तो नीचे 3-4 एलिमेंट्स का अगर दिया हुआ हो कि इनकी कंडक्टेंस, किसकी कंडक्टेंस सबसे ज़्यादा है, किसकी कंडक्टेंस सबसे कम है, तो आपको पता होना चाहिए। आज का लेक्चर इतना ही है। अल्लाह हाफिज़, हैव अ गुड डे।